बच्चों, मैंने आपको एक प्रश्न पत्र दिया था जिसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने थे। उसमें लगता है आप लोगों उपवाक्य के भेद नहीं समझ पाए, इसलिए इसको पुनः आपको एक वीडियो द्वारा आपको समझाया जा रहा है। आशा है आपकी समझ में आएंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब देखिए, यहाँ सरल वाक्य है। सरल वाक्य वो होता है जहाँ एक क्रिया होती है, जैसे रमेश घर जा रहा है। आप ये याद रखें कि इस वाक्य में एक क्रिया होगी जो पूर्ण होगी। मान लिया एक से ज़्यादा क्रिया है और वे पूर्ण नहीं है, तो वो सरल वाक्य ही कहलाएगा। माना जैसे हमने यहाँ कहा कि रमेश साइकिल चलाकर घर गया। अब देखो, यहाँ है एक चलाना, लेकिन ये चलाना जो है पूरी नहीं हो रही क्रिया, है ना। इसमें लिखा है चलाकर घर गया, क्रिया पूरी एक ही हुई, घर जाना। तो इसलिए यह भी 2 क्रिया होने के बाद भी सरल वाक्य ही कहलाएगा। जैसे मान लिया हम और भी बात कहें कि मीरा ने घर जाते ही खाना खाया, तो इस वाक्य में भी सरल वाक्य होगा, क्योंकि उसमें है तो सही कि घर जाना और खाना खाना 2 बात है, लेकिन काम एक ही हुआ, पूरा खाना खाया। घर जाते ही यह कंटिन्यूस चल रहा है, इसलिए यह पूर्ण क्रिया नहीं हुई, तो यहाँ पर भी सरल वाक्य होगा। क्लियर। अब आते हैं दूसरे पर। यह है संयुक्त वाक्य, जहाँ 2 उपवाक्य होते हैं और जिनमें अलग अलग क्रिया होती है। ये दोनों ही स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि राहुल आया और मोहन खेलने गया। अब आप देखते हो यहाँ कि यह है राहुल आया। जैसे हमने ये पहला सेंटेंस बोला राहुल आया, तो बात पूरी क्लियर हुई कि राहुल आ गया। दूसरा सेंटेंस है मोहन खेलने गया। अब यहाँ पर भी पूरी बात समझ में आ रही है कि मोहन खेलने गया। तो इसमें 2 उपवाक्य हैं, दोनों ही स्वतंत्र हैं। अगर पहला बोल लो तो भी बात पूरी समझ में आती है, दूसरा बोले तो भी पूरी बात समझ में आती है। इसे कहेंगे संयुक्त वाक्य। अब मिश्र वाक्य, जैसे जहाँ पर 2 उपवाक्य तो होते हैं संयुक्त वाक्य की तरह ही, लेकिन एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। यानी जब तक हम दूसरा नहीं बोल लेंगे तब तक पहले वाले वाक्य क्या कहना चाह रहा है वो समझ में नहीं आएगा। कैसे? जब राहुल आया तब मोहन खेलने गया। अब जैसे ही हमने कहा जब राहुल आया, तो क्या हुआ, फिर रह गया ना संशय। तो जब तक हम इसको नहीं बोल लेंगे तब तक यह वाक्य पूर्ण नहीं होगा। तो ये जो वाक्य है ये आश्रित है इस पर, इसलिए इसको जो है आश्रित उपवाक्य और इसको प्रधान उपवाक्य कहते हैं। अभी जब हम वाक्य विश्लेषण पढ़ेंगे तब मैं इसको पूर्णतः बताऊंगा। तो पहले तो ये समझिए कि जहाँ डाउट हो, जैसे जब तुम कहोगे क्या तब बता दूंगा, अब हुआ वाक्य पूरा। जिसने नीली कमीज पहनी है। अब जिसने नीली कमीज पहनी है। अब आप सोच कर देखो अपने दिमाग में कि मैं आगे क्या कहना जा रहा हूं, पता ही नहीं कुछ भी, तो इसका मतलब डाउटफुल है। तो ये जो इस तरह के सेंटेंस होंगे ये मिश्र वाक्य होंगे। जिसने नीली कमीज पहनी है वह मेरा भाई है। जिसने नीली कमीज पहनी है वह स्कूल का छात्र है। जिसने नीली कमीज पहनी है वह मोहन है। तो हम जब तक ये सेकंड नहीं बोल लेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए इन्हें कहते हैं मिश्र वाक्य। क्लियर। अब हम इनका विश्लेषण पढ़ते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है, अब हम वाक्य विश्लेषण पढ़ते हैं। अच्छा,
अच्छा, दो शब्द होते हैं, एक विश्लेषण, एक संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है समेटना। मान लिया कोई मिश्र वाक्य दिया गया है और उसे सरल में बदलना या उसे संयुक्त में बदलना या सरल को मिश्र में बदलना, उसे कहेंगे संश्लेषण करना, इनको बदलना अर्थात। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि सरल वाक्य दिया गया, उसको संयुक्त में बदलिए या मिश्र में बदलिए या मिश्र को संयुक्त में बदलिए। या ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इस वाक्य का मिश्र वाक्य में संश्लेषण कीजिए। जैसे मान लिया 2-3 वाक्य आपको दिए गए है, एक गांव है, उसमें आदिवासी रहते हैं, वह गांव चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। अब मान लिया यह पूछा गया कि इसका संश्लेषण कीजिए, संश्लेषण कीजिए। अगर सामान्य रूप से कहा गया कि संश्लेषण कीजिए तो सीधी सी बात है आपको सरल वाक्य बनाना, लेकिन ऐसा कम आएगा और ऐसा ज़्यादा आएगा कि इसका सरल वाक्य में संश्लेषण कीजिए या फिर संयुक्त वाक्य में संश्लेषण कीजिए या फिर मिश्र वाक्य में संश्लेषण कीजिए। अब हमें क्या करना होगा कि इसको मान लिया सरल में पूछा गया तो 3 क्रियाएं हैं, गांव है, रहते हैं और हुआ है, इनको एक बनाना। तो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे कि चारों ओर जंगल से घिरे एक गांव में आदिवासी रहते हैं। ठीक है, ये कहा जाता कि इसे संयुक्त वाक्य में संश्लेषित कीजिए। तो यह होता कि वहाँ एक आदिवासियों का गांव है और वह चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। समझे? अब बात करते हैं हम विश्लेषण की। विश्लेषण आइए, अगर वह सरल वाक्य है तो सरल वाक्य में रेखांकित जो किया जाएगा वो या तो सीधी सी बात है कर्ता को किया जाएगा या बाकी सबको। अगर कर्ता को किया गया तो उसे आप उद्देश्य लिख दें, और अगर रेखांकित किया गया अन्य किसी को सरल वाक्य में, याद रखें, तो उसे आप विधेय लिख दें। ऐसे ही अगर संयुक्त वाक्य में रेखांकित पहले वाले को किया गया तो प्रधान लिख दो, दूसरे वाले को किया गया तो समानाधिकरण। अच्छा, इसमें आप बताओ जरा प्रधान कौन सा है? सीधी सी बात है, गीता ने इमली खाई प्रधान वाक्य है और बबीता ने जूस पिया, ये वाला हो गया समानाधिकरण। अब इसमें देखो ये वाला बचा, इसको बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है योजक, इसे हम योजक कहते हैं। क्लियर? अब देखो कई बार क्या होगा कि यहाँ पर 2 क्रियाएं दिखाई गई, बाजार जाना और खरीद कर लाना। इसमें इमली खाना और जूस पीना, खाना पीना, गया लाया, ये 2 क्रियाएं दिखाई दे रही हैं। कई बार ऐसा होगा सेंटेंस में एक क्रिया ही आपको दिखाई देगी, परंतु फिर भी वह संयुक्त वाक्य होगा। कैसे? जैसे ये देखिए, आप कॉफ़ी लेंगे या चाय। देखो इसमें कंजक्शन आ गया। जैसे ही कंजक्शन आया है ना, तो अगर वो कंजक्शन क्रिया के बाद है, याद रखिए क्रिया के बाद अगर कोई कंजक्शन है तो संभव सी बात है वह संयुक्त वाक्य होगा। अब इसने पूछा है आप कॉफ़ी लेंगे या चाय। कहना क्या चाह रहा है? क्लियर करो, पूरी बात करो। आप कॉफ़ी लेंगे या आप चाय लेंगे, 2 बात हुई ना। तो ये हुआ संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में पहला उपवाक्य भी पूरा समझ में आता है और दूसरा भी। अगर हम पहले बोल दें कि आप चाय लेंगे तो भी बात पूरी समझ में आई, आप कॉफ़ी लेंगे तो भी पूरी बात समझ में आई। ठीक, इसमें पहले वाला प्रधान, दूसरे वाला समानाधिकरण। क्लियर हुई बात? अब आ जाइए आप मिश्र वाक्यों पर। मिश्र वाक्यों को समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा
कि मिश्र वाक्य में भी दो उपवाक्य होते हैं, जिसमें से एक प्रधान होता है और दूसरा आश्रित यानी डिपेंड होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो संयुक्त वाक्य थे उनमें पहले वाला प्रधान था और दूसरे वाला समानाधिकरण, लेकिन मिश्र वाक्य में प्रधान आगे पीछे या बीच में भी आ सकता है, इसी तरह आश्रित भी आगे पीछे या बीच में आ सकता है। कैसे पहचाने, है ना? तो पहले तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ व्याकरण के हिसाब से, फिर मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा उसके बाद। अभी पहले व्याकरण के हिसाब से समझिए। देखो, प्रधान उपवाक्य को हम कैसे ढूंढें, इसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा पहले आश्रित उपवाक्य। अगर आश्रित उपवाक्य, क्योंकि इसका नियम है ढूंढने का, यदि आपको यह मिल जाता है तो जो बचेगा वो प्रधान होगा, है ना? तो आश्रित उपवाक्य कैसे ढूंढें? आश्रित उपवाक्य के दरअसल तीन भेद होते हैं। पहला होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, बड़े आसान है समझने। कैसे? संज्ञा आश्रित उपवाक्य यानी जहाँ संज्ञा डिपेंड होती है संज्ञा पर। जैसे इसने कहा, पिताजी ने कहा कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, है ना? अब क्या बचा? पिताजी ने कहा, ये हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य। अब देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी इसमें क्या होता है, जो ये कंजक्शन है कि इसका लोप हो जाता है और इनको पलट दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, आप गांव के मुखिया हैं कौन नहीं जानता। इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ें तो हम पाएंगे कि आप गांव के मुखिया हैं कौन नहीं जानता। तो इस सेंटेंस को हम पाएंगे कि इसमें कंजक्शन नहीं है, लेकिन जब हम इसको सही ढंग से पढ़ेंगे तो कंजक्शन खुद ब खुद ही मिल जाएगा। जैसे हम इसको क्या पढ़ेंगे, कौन नहीं जानता कि आप गांव के मुखिया हैं। तो हमें पता चल गया कि की के जो बाद का है वो है आप गांव के मुखिया हैं, और यही कहलाएगा हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब क्या बचा? कौन नहीं जानता, ये होगा हमारा प्रधान उपवाक्य। अब इसमें देखो दूसरे सेंटेंस में, सबने देखा है वह बकरी नहीं शेर था। अब देखो इसमें भी क्या किया इसने, इसमें छिपा लिया, इसमें भी कंजक्शन। सबने देखा है कि, यहाँ पर संभव सी बात है कि आएगा। सबने देखा है कि वह बकरी नहीं शेर था, इसको छिपा लिया गया। की के बाद क्या है? वह बकरी नहीं शेर था। ये होगा हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और क्या बचा? सबने देखा है, ये होगा हमारा प्रधान उपवाक्य। बात समझ में आई? तो इससे हम ये समझे कि अगर संज्ञा आश्रित उपवाक्य है तो संभव सी बात है उसमें की के जो बाद का सेंटेंस है वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। ये है इसकी ट्रिक, और जो बचता है वो है प्रधान उपवाक्य। अब फिर आ जाइए दूसरे पर, विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण मतलब विशेषता, जो एक वाक्य दूसरे वाक्य की विशेषता बताएगा वो विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। इसमें लिखा है, जिस लड़के ने नीली कमीज पहनी है वह सोहन है। ठीक है, तो यहाँ विशेषता बताई गई है, इसलिए ये विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान ऐसे होगी कि इसमें भी दो चीज़ होंगी, कंजक्शन होंगे, है ना? जैसे इसमें क्या होगा, जिसने उसने, जिस उस, अर्थात किसी व्यक्ति के लिए जो कोई शब्द आता है, जैसे हम किसी लड़के के लिए बोलेंगे कि जिस लड़के को, है ना, या जिन लड़कों को, या जिन्हें, या जिसे, या जिसको, है ना, जिसे, जिसको, जिन्हें, है ना, ये जो होते हैं ये किसी की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। याद रखिए कि किसी के लिए आते हैं ये, है ना? तो जिनकी, जिनके, ये सब होते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो जो इनसे स्टार्ट होगा वो होगा
विशेषण आश्रित उपवाक्य है। अब इसका मिलता जुलता दूसरा भी होगा, जैसे जिसे उसे, जिसको उसको, जिन्हें उन्हें। तो जो वो दूसरे वाला होगा, जिसे उसे, है ना, जिस लड़के को तुम जानते हो वह मोहन है, वह है ना। तो संभव सी बात है कि दूसरे वाला जो होगा वो प्रधान उपवाक्य होगा। क्लियर? तो याद रखें, इसमें ध्यान रखना है हमें कि जिसे उसे, जिन्हें, जिनको, जिन्हें, जिनके लिए, है ना, इनसे जो शुरू होता है वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। अब थर्ड पे आइए, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। लेकिन इसमें क्या है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता नहीं, इसमें क्रिया की विशेषता बताई गई है। ये जब जो है वो क्रिया की विशेषता है। ऐसे वाक्य होंगे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब मैं इसको आपको बता भी देता हूँ कैसे। अब देखिए, आपने क्रिया विशेषण पढ़े होंगे। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। जब हम कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ते हैं तो उसमें हम क्वेश्चन करते हैं कब, ये काम कब हुआ, और जब उसका आंसर आ जाता है तो वो होता है कालवाचक। तो जैसे ही हम सेंटेंस बोलते हैं, जब कहोगे तब बता दूंगा। तो कब कहोगे? जब कहोगे। तो जब कहोगे ये तो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और बचा क्या? तब बता दूंगा। तब बता दूंगा ये होगा प्रधान उपवाक्य। समझे? दूसरा देखिए, यहाँ जहाँ या जिस जगह, इनसे स्टार्ट होने वाला, यानी कि ये कहाँ का उत्तर बताएंगे। तो जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूँगा। जहाँ तुम कहोगे ये हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और वहाँ चलूँगा प्रधान उपवाक्य। जिस जगह आग लगी है वहाँ पानी डालो। जिस जगह आग लगी है ये होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और वहाँ आग लगी है होगा प्रधान उपवाक्य। तीसरा है रीतिवाचक। रीतिवाचक कैसे जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो उत्तर आता है जैसे। जैसे कहोगे वैसे करूँगा, है ना। जैसे जैसे ट्रेन रुकी वैसे वैसे सवारियाँ उतरने लगी। समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे ट्रेन रुकी यहाँ तक होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। सवारी उतरने लगी प्रधान उपवाक्य। ऐसे ही जितना खाओगे उतना मोटा हो जाओगे। उतना मोटा हो जाओ को अंडरलाइन करके दिया तो प्रधान, और जितना, कितने का आंसर है ना, तो जितना खाओगे ये होगा परिमाण, ये होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। समझे क्या?